हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ अबाउट। जो आज का लेक्चर है वो हमारा करंट अफेयर्स होने वाला है। ये पार्ट है जो फर्स्ट पार्ट है अगस्त के करंट अफेयर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। इसका आंसर होगा आंसर सी, PV सिंधु। अब देखिए, PV सिंधु, पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं। PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने एक तो 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और जो अभी ओलंपिक ख़त्म हुए हैं टोक्यो ओलंपिक्स, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है। ठीक है, तो ये पहली ऐसी महिला बन गई हैं इंडिया की जिन्होंने 2 मेडल जीते हुए हैं इंडिविजुअली। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया PV सिंधु। अब देखिए, साइना नेहवाल के बारे में भी जान लेते हैं। साइना नेहवाल भी एक बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने भी एक बार ब्रॉन्ज़ जीता हुआ है। ठीक है, और मनिका बत्रा हमारी टेबल टेनिस प्लेयर हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं। ठीक है, और दीपिका कुमारी हमारी आर्चर है। ठीक है, अब देखिए, मनिका बत्रा से भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है अभी कि मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनको हाल फिलहाल में एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इनको जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था उसका नाम अभी चेंज करके क्या कर दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अब मेजर ध्यानचंद क्या थे, वो हमारे और हॉकी प्लेयर थे, लेजेंडरी हॉकी प्लेयर थे, तो उनके नाम पे ये अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट विच कंपनी इज रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म ऑफ टोटल रेवेन्यू इन अ फिजिकल ईयर। जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट निकालती है, 500 कंपनी की जो लिस्ट निकली है उसमें पहली रैंक किसकी है, तो उसका आंसर है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट, ये वॉलमार्ट हो गया आंसर, ऑप्शन बी। अब वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? वॉलमार्ट US बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है। अब इसका जो रेवेन्यू रहा है पूरे साल का वो $524 बिलियन रहा है। ठीक है, तो ये पहले नंबर की कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रहा है फिजिकल ईयर में। अब देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे कि इंडिया की कौन सी कंपनी है जो पहली रैंक है जिसकी, तो वो इंडिया की पहली कंपनी है रिलायंस। इंडिया में जो पहले नंबर पे कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रहा है फिजिकल ईयर में वो है रिलायंस कंपनी। इसका जो रेवेन्यू रहा है वो $63 बिलियन रहा है, बिलियन डॉलर्स। देखिए, अब ये जो रिलायंस है ये पूरी लिस्ट में 155th नंबर पे है। जो रिलायंस है ये पूरी लिस्ट में 500 कंपनीज़ की लिस्ट में 155th नंबर पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हु वॉन द लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड 2021। लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 कौन जीता है? देखिए, इसका आंसर होगा साइरस पूनावाला। अब ये साइरस पूनावाला कौन है? साइरस जी हमारे जो थे, ये हमारी जो एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके ये फाउंडर थे, फाउंडर स्लैश चेयरपर्सन। तो ये अब इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इन्होंने ही कोविशील्ड जो वैक्सीन थी उसको बनाया था, तो इस वजह से ही इनको लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया है। देखिए, इन्हीं के ये बेटे हैं आदर पूनावाला। ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में थे, जिन्होंने कहा था कि सारी जो भी वैक्सीन बन रही है केवल हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट को और भी तरीके देखने चाहिए, ये केवल सारा
हम ही नहीं कर सकते, ऐसा करके इन्होंने बोला था, इसकी वजह से ये बहुत न्यूज़ में रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, नीली ओडे वासुदेवन नंबूतरी who died recently was associated with which dance form? ओके, सो इसका आंसर होगा कथकली। देखिए, ये जो हमारी नेली ओडे वासुदेवन नंबूतरी थी, ये केरला से बिलोंग करती हैं, केरला से। और केरला का जो क्लासिकल डांस फॉर्म होता है, क्लासिकल डांस फॉर्म, वो एक तो कथकली होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, मोहिनी अट्टम। तो जो ये थी, इन्होंने ये कथकली की डांसर थी, ठीक है। अब देखिए, आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि एक कथक है, एक भरतनाट्यम है, तो लोग कथक और कथकली में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो कथक होता है, ये कथकली तो केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म है, लेकिन ये जो कथक होता है, ये मेनली नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। पर आपको अगर पर्टिकुलर पूछा जाए ये कथक जो डांस फॉर्म है मेनली कहाँ से है, तो इसका आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है, ये तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। अब देखिए, ये जो कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ये मेनली गॉड वर्शिप के डांस हैं। इस डांस फॉर्म में गॉड की प्रेयर की जाती है, ठीक है। अब हमारे टोटल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं। अब देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने लगे हैं स्टैटिक फैक्ट से। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को लगता है कि इतने सारे स्टैटिक फैक्ट्स हैं, हम कहाँ से याद करें। तो देखिए, आपको स्टैटिक फैक्ट को किसी ना किसी तरह से करंट अफेयर से रिलेट करना है। जैसे अभी ये क्वेश्चन आया कि ये हमारी जो डांसर थी, ये इनको कौन से डांस फॉर्म से रिलेट करती हैं, कौन से डांस फॉर्म की आर्टिस्ट थी। तो आपको यहाँ से रिलेट करना है कि अब देखिए, डांस से ये करंट अफेयर बन रहा है, तो इससे कई सारे स्टैटिक फैक्ट्स भी हमारे बनते हैं। तो यहाँ से कभी भी ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कितने क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं। तो टोटल हमारे 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं, ठीक है। 4 तो आपको ऑप्शन में ही मिल गए, कथक, कथकली, भरतनाट्यम एंड मोहिनी अट्टम। 5th जो हमारा होता है वो होता है उड़ीसी, ये उड़ीसा का डांस फॉर्म होता है, ठीक है। एक होता है हमारा सत्रिया, ये जो सत्रिया डांस फॉर्म होता है, ये हमारा आसाम का डांस फॉर्म होता है, ठीक है। और एक हमारा होता है कुचिपुड़ी, ये हमारा आंध्रा का डांस फॉर्म होता है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। और 8 आपको कमेंट्स में करके बताना है, कमेंट्स में आप बताइए कि 8 कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो क्लासिकल डांस है और कहाँ का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाउ मैनी इंडियन प्लेयर्स हैव वॉन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक सो फार? तो ओलंपिक में अब तक कितने भारतीय खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा 2। केवल 2 ही ऐसे प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर, जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। एक तो हमारे हैं अभिनव बिंद्रा जी, अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल लाया था 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में। बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और सेकंड हमारे अभी जो 2020 में हमारा टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है, इसमें ही नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये हमारा पहला गोल्ड मेडल है जो हमको एथलेटिक्स में मिला है। एथलेटिक्स में हमें पहला गोल्ड मिला है, इंडिया का ये पहला गोल्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लहासा गोंगार एयरपोर्ट विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? देखिए, लहासा गोंगार एयरपोर्ट जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था, वो कौन सी कंट्री में है? तो इसका आंसर होगा चाइना। अब देखिए, जैसे ये हमारा इंडिया है,
तो यहाँ कहीं पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ये एरिया है हमारा तिब्बत का, और ये पूरा एरिया हमारा आता है चाइना, ठीक है। अब क्या है कि जो तिब्बत, ये एयरपोर्ट क्या है तिब्बत में, और जो जिस जिस पार्ट में ये एयरपोर्ट है वो चाइना उसको अपना पार्ट मानता है, लेकिन इंडिया उसको चाइना का पार्ट नहीं मानता है। तो यहाँ पर बहुत ही एक होस्टाइल इन्वायरमेंट बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में। अब क्या है कि इसी एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है वहाँ पर ही ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया है, और इसी के पास ही अपना चाइना ने तिब्बत का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बनाया है। तो इसकी वजह से हॉस्टाइल कंडीशंस और बढ़ गई हैं इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसी वजह से ये एयरपोर्ट जो है अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा लासा गोंगार एयरपोर्ट का चाइना, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में डायरेक्ट तिब्बत मिल जाता है तो आप तिब्बत लगाइएगा, और अगर तिब्बत नहीं मिलता है तो आप चाइना को मार्क करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अब देखिए जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो किन्होंने पास किया, जैसे कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने कर्नाटक के जो हमारे चीफ मिनिस्टर है बवराई जी, ये सीएम ऑफ कर्नाटक बवराई, इसके साथ इन्होंने कर्नाटक में ही ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। देखिए इससे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है 52 से 55 ईयर के बाद चेंज हुई है कुछ, ठीक है। जो इससे पहली हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, वो कब पास हुई थी? वो थी 1968 में हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास की गई थी। और वो उससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो किसके, मतलब कौन सी कमेटी थी जिसने सजेस्ट किया था, जिसकी वजह से वो पास की गई थी? तो उसका आंसर है कोठारी कमेटी। ये देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब इम्प्लीमेंट हुई और किसके, कौन सी कमेटी के सजेशन पे इम्प्लीमेंट की गई। पर अब देखिए ये क्वेश्चन अगर अभी करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये कौन से स्टेट ने लाई या फिर कब पास हुई, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बन सकता है। आपको डायरेक्टली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन ना देके ये स्टैटिक फैक्ट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब पास की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट स्लैश यूनियन टेरेटरी हैज़ लॉन्च्ड फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज? कौन सा स्टेट या यूनियन टेरेटरी है जिसने फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज शुरू की है? तो इसका आंसर होगा, आंसर ए दिल्ली। अब देखिए ये फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्या है, इसमें क्या है, जो दिल्ली ने क्या किया है कि इनके जो मेन 3 आरटीओ ऑफिस थे दिल्ली के, इसको शट डाउन कर दिया है, शट डाउन, ठीक है। और इसकी जगह इन्होंने क्या किया है कि सारा जो सिस्टम होगा वो ऑनलाइन होगा। कि जैसे आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अपने नाम से दूसरे नाम पे चेंज करवाना है, तो ये जितनी भी सर्विसेज होंगी, टोटल 33 सर्विसेज जो होती हैं वो सारी ही ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी आपको। तो आपको अब कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाके ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये किया क्यों गया है, बेसिकली इसका रीज़न ये था कि जैसे भी कहीं भी लोग जाते हैं, आप मान लीजिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ही बनवा रहे हैं, तो आप वहाँ पर किसी भी आरटीओ ऑफिस गए, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही करप्शन चलता है। आपको इनडायरेक्टली बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, फिर वो जाके काम करते हैं। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि अब ये सारी जो भी चीज़ें होंगी ये ऑनलाइन होंगी, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ द होस्ट ऑफ इमेजिन डिजिटल 2021 विच बिगेन ऑन 11 अगस्त। सो कौन सा ऐसा संगठन कल्पना डिजिटल 2021 को जो 11 अगस्त की शुरू को मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है सी, ऑटोमेशन एनीवेयर इनकॉर्पोरेशन। अब देखिए जितनी भी कंपनियां हैं ये सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, तो उसमें जो ये कंपनी है ऑटोमेशन एनीवेयर इनकॉर्पोरेशन, ये हमारा डिजिटल 2021 का होस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु टुक चार्ज एज न्यू CGA, मेनली इसे CGA बोलते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इसका आंसर होगा दीपक दास जी। दीपक दास जी हमारे, इन्होंने जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का चार्ज संभाला है। अब देखिए दीपक दास, अब देखिए लोग कंफ्यूज होते हैं दो चीज़ों में, एक तो होता है कैग, एक होता है CGA। अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो कैग होता है वो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, और ये CGA का फॉर्म तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फुल फॉर्म आप यहाँ देख लीजिए। तो इसमें अब डिफरेंस क्या है, जो हमारी कैग होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्लैश इंडिपेंडेंट बॉडी। मतलब ये बॉडी जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है। ये अपनी एक हर फिजिकल ईयर की रिपोर्ट बनाती है कि कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, कितना उसने लोन लिया, कितना उसको, मतलब जितना भी फिजिकल चीज़ें हैं, जो पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसकी रिपोर्ट ये तैयार करती है कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंड किया, कितना कहाँ इन्वेस्ट किया, और इसकी रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देती है। ठीक है, ये बिल्कुल ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन जो हमारा CGA है ये हमारी नॉन इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये सीधे हमारी गवर्नमेंट को आंसर करती है। ये CGA हमारा किसके अंडर आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये डिपार्टमेंट हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और ये इसी को ही अपनी रिपोर्ट जो जितनी बनाता है वो सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही देता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है। अब देख लीजिए कैग जो है ये भी, इससे यहाँ एक स्टैटिक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो कौन है? तो इसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं हमारे, ये 14th कैग हैं हमारे। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम तो आपने सुना ही होगा कि जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो इसके ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब इनको ये कैग का कार्यभार संभालने को दिया गया है। तो अब देखिए कैग के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कैग की जो लिमिट होती है कि वो कब तक काम कर सकता है, तो वो होती है 6 साल के लिए, टर्म पीरियड जिसे कहते हैं, 6 ईयर या फिर 65 ईयर के वो हो जाएं, या फिर उनका 6 साल का टाइम पीरियड पूरा हो जाए, या फिर वो 65 हो जाए, जो भी पहले हो गया तो उनका टर्म पीरियड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन नेवल एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 विथ विच कंट्री रिसेंटली। अब देखिए नेवल एक्सरसाइज और ये सब तो बहुत सारी होती हैं, पर ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली ऐसी बायलेटरल एक्सरसाइज है, फर्स्ट बायलेटरल एक्सरसाइज, बायलेटरल मतलब दो कंट्री के बीच में जो हुई है, इंडिया और सऊदी अरेबिया। ये पहली इन दोनों कंट्रियों के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई है? ये सऊदी अरेबिया में ही ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सऊदी अरेबिया। इसको आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एक आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बनाया? ठीक है, तो उसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। अब देखिए ये वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेटेंट होता क्या है। पेटेंट क्या होता है? जैसे कोई भी इन्वेंटर है जिसने कुछ भी नया इन्वेंट किया है, अब उसको क्या करना पड़ता है, उसको अपना इन्वेंशन लीगलाइज कराने के लिए वहाँ की लोकल गवर्नमेंट या फिर
कंट्री की गवर्नमेंट से एक डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है जिसे पेटेंट बोलते हैं, ठीक है। वो आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उसमें आपको ये बोला जाता है कि ये जो आपका इन्वेंशन है ये आपका ही है, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। तो ये बेसिकली ये पेटेंट होता है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो साउथ अफ्रीका की एआई है उसका नाम जो है मैं बता देता हूँ आपका, जो एआई का नाम है जिसके लिए ये हुआ है उसका नाम है दाबस। ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दाबस जो वहाँ की एआई है उसने कुछ इन्वेंशन किया है, तो उस इन्वेंशन के लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसके लिए पेटेंट बनवाया है, ठीक है। ऐसा ये पहली बार हुआ है, तो उसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। चलिए अब देखिए, जैसे अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको जैसे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसके आपको कैपिटल क्या है ये सब भी याद होने चाहिए। जैसे चाइना का हमारे कैपिटल क्या है, बीजिंग, चाइना की कैपिटल बीजिंग। साउथ कोरिया की हमारी क्या कैपिटल है, साउथ कोरिया की कैपिटल है हमारी सियोल, ठीक है। जापान की कैपिटल हमारी क्या है, टोक्यो, यहाँ पे हमारा ओलंपिक्स हुए हैं अभी। और साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, वैसे तो साउथ अफ्रीका की 2 कैपिटल है, पर मेन इसकी जो कैपिटल है वो है प्रेटोरिया, PRETERIO, प्रेटोरिया, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है कि विच स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द क्लीन सिटी ऐप। क्लीन सिटी ऐप कौन सी यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट ने लॉन्च किया है, तो उसका आंसर होगा, इसका भी आंसर दिल्ली होगा, ठीक है। जो दिल्ली ने क्लीन सिटी ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को हैज़ पार्टनर विथ टू सेलिब्रेट इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज। ओके, सो देखिए इसका आंसर होगा हमारा नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स ने यूनेस्को के साथ मिलके एक पार्टनरशिप की है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो कुछ ऐसा शो वगैरह बनाएंगे जिसमें वो इंडिया की कल्चरल हेरिटेज साइट को प्रमोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कई सारे स्टैटिक फैक्ट्स बनते हैं, जैसे कि यूनेस्को आप दिख रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है पहले तो यूनेस्को का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा पेरिस में है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि यूनेस्को कब फाउंड किया गया था। यूनेस्को फाउंड किया गया था 1945 में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है। चलिए इसका जितने भी ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, वैसे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये सबका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि विथ विच कंट्री द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर इंडिया टू पार्टनर्ड विथ इन द फील्ड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भागीदार बनाने की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश प्लस इंडिया जो है वो मिलके अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में प्लान करेगा और ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि उससे दोनों कंट्री को प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इन्होंने मिलके डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बायलैटरल क्या किया है, पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको जैसे कोई भी कंट्री दिख रहे हैं तो इसकी बहुत पहले तो ऐसा नहीं आता था, पर अब इस समय बहुत ऐसा कंट्री के डायरेक्टली आपको कैपिटल पूछ लेगा, करेंसी पूछ लेगा, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। जैसे बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। नेपाल की हमारी कैपिटल क्या है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। देखिए स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है हमारी बंस, ठीक है। और साउथ कोरिया की आपको बता ही दिया था अभी ऊपर कि उसकी कैपिटल होती है सियोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा इस्माइल सबरी याकूब। इस्माइल सबरी याकूब जो है हमारे वो नए प्राइम मिनिस्टर बने मलेशिया के। अब देखिए यहाँ पर एक ये भी नाम है अब्दुल्ला सुल्तान, तो इसको भी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये किंग है वहाँ के, मलेशिया के किंग है, इन्होंने ही अपॉइंट किया है। जिससे क्या होता है कि इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, ये इलेक्ट को क्या है, लेकिन इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको ओथ कौन दिलाता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, वो कौन करता है, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट। वैसे ही मलेशिया में जो ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आए हैं, इसको अपॉइंट कौन करता है, वहाँ के किंग, वो जो है वो है अब्दुल्ला सुल्तान। अब देखिए ये मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर चाइना। कौन सा देश चीन के बाद दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बना है? तो ठीक है, इसका आंसर होगा इंडिया। देखिए इंडिया ने अभी यूएस को पीछे छोड़ के ये सेकंड पोजीशन को पे आ गया है। पहले जैसे पहले पे सबसे फेमस मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है दुनिया का, वो है चाइना, और दूसरे पे पहले यूएस हुआ करता था। तो अब कौन है, अब इंडिया है, अब थर्ड पे अब यूएस आ गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, बाकी सबकी आपकी कैपिटल बता दी है मैंने। तो फ्रांस की कैपिटल आपको पता ही है, पेरिस, जहाँ पर मैंने बताया था आपको कि यूनेस्को का क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यूएनएससी हैज़ हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर। तो पहले तो देख लीजिए यूएनएससी होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, 10। देखिए परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं 5, और नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, ये 10। अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इनका टर्म पीरियड 2 साल का होता है, ये हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। ठीक है, और परमानेंट 5 मेंबर कौन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के? एक हो गई चाइना हमारी, और हमारा हो गया फ्रांस, और एक हमारा हो गया यूएस, एक हमारा हो गया यूके, और एक हमारा हो गया रशिया। ठीक है, ये जो हमारी 5 कंट्रीज़ हैं ये पार्ट हैं हमारा यूएनएससी के, परमानेंट मेंबर हैं ये। इनके पास ही वीटो पावर होती है। जैसे कोई भी हॉस्टाइल कंडीशन किसी भी 2 कंट्रीज़ के बीच में या कंट्री के अंडर में बना हुआ है, तो इनके पास वो वीटो पावर है कि उसमें दखल दे के या फिर उसमें कुछ भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख के उसको चेंज कर सकें। बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इनके पास ये वीटो पावर नहीं होती है। देखिए अभी इस बार जो सेशन चल रहा है 2 ईयर का, जिसमें 10 मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें इंडिया भी पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ आपको ये भी बता देता हूँ मैं, जैसे यूएनएससी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इस जैसे आपको बताया था कि 1945 में जो था वो फाउंड किया गया था यूनेस्को, वैसे ही यूएनएससी भी 1945 में फाउंड किया गया था। ठीक है, ये बेसिकली यूएनएससी का क्या था कि ये क्यों फाउंड किया गया था, जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो उसके बाद जितनी भी स्ट्रॉन्ग पावर्स थी उन्होंने मिल के ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसी काउंसिल बनाएंगे कि आगे ऐसी जाके कोई भी सिचुएशन ना आए, हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी ना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंपनी लॉन्चेस स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव इन इंडिया। कौन सी कंपनी ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है? तो इसका आंसर होगा फेसबुक। देखिए फेसबुक ने, एक इंडियन कंपनी है इंडफी, उसके साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पर जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है तो उनको क्या करेगी, ये लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और ये इसमें कितने की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, इसमें $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है टोटल। ठीक है, फेसबुक कहाँ की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है।
इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर जो है मार्क जुकरबर्ग है, जुकरबर्ग। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये अभी इस साल के एनटीपीसी के क्वेश्चन सेट में भी आया था कि फेसबुक के फाउंडर कौन है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हैकाथन मैराथन 2021। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा AICTE। अब पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हैकाथन मंथन क्या था। हैकाथन मंथन ये था कि जितनी भी जैसे हमारी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, तो उनको जितने भी इशू फेस हो रहे थे सिक्योरिटी के मामले में, तो उसको क्या करेगा ये एक इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, इनोवेटिव टेक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ये जो भी हैकाथन मंथन हुआ था इसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे? मेनली जो कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके ही स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए ये 2 इंस्टीट्यूट ने मिलके ये और लॉन्च किया है, AICTE प्लस BPRD। तो AICTE पहले तो क्या है, AICTE का फुल फॉर्म जान लीजिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, और BPRD का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 2 इंस्टीट्यूट ने मिलके ये हैकाथन मंथन लॉन्च किया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो इसका आंसर होगा एल गणेशन। देखिए हमारी जो मणिपुर के नए गवर्नर हैं वो तो एल गणेशन है। इससे पहले इसकी फॉर्मर जो थी गवर्नर वो थी नज़मा हेपतुल्ला। ठीक है, ये जो थी हमारी मणिपुर की फॉर्मर गवर्नर है, इससे पहले ये थी। इनका नाम आपने कई जगह सुना होगा। देखिए ये जामिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उसकी ये चांसलर है। ठीक है, अब देखिए ये जो आरिफ खान है, ये आरिफ खान केरला के गवर्नर है। ठीक है, और ये जो बी हरीशचंद्रन जी हैं, ये हमारे आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। तो आपको गवर्नर ऐसे सारे स्टेट के याद होने चाहिए क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वगैरह में तो नहीं, लेकिन बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, टेट हो गया, यूपीएसएससी हो गया, और जितने भी एसआई वगैरह जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये बहुत पूछा जाता है कि कौन से स्टेट का गवर्नर कौन है या फिर चीफ मिनिस्टर कौन है। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। अब देखिए ये आपको रटना नहीं है, आपको कैसे याद करना है। जैसे कभी भी एक क्वेश्चन आया कि हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर, जैसे यही एक क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से आप सारे ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। आप ऐसे जब कई बार आपको नए क्वेश्चन दिखेंगे तो आप बाकी सारे ऑप्शन को भी याद कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको सारे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अकम्प्लिश 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल है। ये पहली ऐसी सिटी है जिसने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन को अचीव कर लिया है। ठीक है, अब ये तो हो गया सिटी। अगर आपको पूछा जाए कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने फर्स्ट डोज है हमारा वैक्सीन का, उसे कंप्लीट कर लिया है, 100% अचीव कर लिया है, तो उसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री मिलिट्री हैज़ एक्सटेंडेड एमरजेंसी फॉर 2 ईयर। कौन सी कंट्री की मिलिट्री ने 2 साल का एमरजेंसी बढ़ा दिया है? तो देखिए इसका आंसर होगा म्यांमार, बर्मा के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। अब यहाँ पर जो मिलिट्री है इसने पूरा टेक ओवर कर लिया है गवर्नमेंट का। अब यहाँ की जो भी वो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, जिनका नाम था ऑंग सैन सुई। ठीक है, ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी जिनको
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हीं को बरमास गांधी भी बोलते हैं। इनसे जो वहाँ की मिलिट्री है उन्होंने टेक ओवर किया है वहाँ का गवर्नमेंट का, और 2 साल की वहाँ पर इमरजेंसी लगाई है। ठीक है, अब देखिए ये इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स इनसे बनते हैं कि इन्होंने जो 1991 में नोबल पीस प्राइज़ जीता था। ठीक है, नोबल पीस प्राइज़ इनको दिया गया था, ऑंग सैन सुई को। और इनकी बुक भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है। इनकी 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो इन्होंने ऑथर्ड की है। पहली तो इनकी बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, और दूसरी जो इनकी इम्पोर्टेंट बुक है उसका नाम है द वॉइस ऑफ होप। ठीक है, ये 2 बुक हैं जो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, द वॉइस ऑफ होप। ठीक है, अब देखिए म्यांमार की आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नैपिटावा, नैपिताव। ठीक है, ये म्यांमार की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Alexander Zverev, who won the men's single tennis gold at the Tokyo Olympics, belong to which country? देखिए इसका आंसर होगा, आंसर भी जर्मनी। अलेक्जेंडर जेवरेव जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिंगल टेनिस का गोल्ड जीता है, अब ये जर्मन के प्लेयर है। ठीक है, अब इससे ये भी इम्पोर्टेंट है इन्होंने डिफीट किसको किया फाइनल में, तो उसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच, जो कि फर्स्ट रैंक के प्लेयर हैं टेनिस में। ठीक है, अब देखिए ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोवाक जोकोविच ने ही 2021 में हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, हमारा विम्बलडन जीता है, ठीक है, और फ्रेंच ओपन भी जीता है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं सारे जीते हुए हैं इस साल के, और ये फर्स्ट सीड के प्लेयर हैं। चलिए यहाँ पे हमारी पहली वीडियो ख़त्म होती है और सेकंड पार्ट इसका मैं नेक्स्ट अगले दिन अपलोड करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।